नमस्कार। एबीसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का 7वां यानी अंतिम चरण और वोटिंग भी 57 सीटों पर बड़े ही उत्साहजनक। और इस चरण की खास बात, सत्ता के शिखर पुरुष, लोकप्रिय, जिनका चुनाव में फैक्टर चला, मुद्दा चला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी सीट पर भी मतदान की प्रक्रिया जारी है। हालांकि पश्चिम बंगाल से जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं है, वहाँ पर हिंसा हो रही है। लेकिन आइए हम जानते हैं कि क्या हो रहा है 7वें चरण में, और 4 जून को किसका परचम फहराएगा। इस पर जमीनी हकीकत देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी, और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से श्वेता दुबे। आलोक जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और साथ में श्वेता जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आलोक जी, कृपया थोड़ा सा बताइए, इस समय क्या अपडेट है, क्या ये चुनाव बोल क्या रहा है, क्या कह रहा है ये चुनाव, और ख़ास तौर से अभी जो चल रहा है 7वां चरण। देखिए, 7वां चरण सबसे आखिरी चरण है, और इस चरण की जो सीटें हैं पूर्वांचल, खासकर यूपी की अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चाहे वो बनारस का मामला रख लीजिए, या अब घोसी है, या और क्षेत्र हैं जो, क्योंकि वहां से जिस तरह से पिछले 2 दिनों से विपक्ष के नेता कई चैनलों में या अखबारों में या निर्वाचन आयोग में या कोर्ट में ये प्रयास कर रहे थे कि मोदी जी ने जो मौन व्रत धारण किया है उसको लेकर के बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है, तो वो भी एक रणनीति थी। उस रणनीति का हिस्सा था कि आज मतदान हो रहा है, चुनाव प्रचार जो कि 24 घंटे 48 घंटे पहले बंद हो जाता है, तो ये भी एक तरीका था उनका कि हम अपने लोगों तक एक मैसेज दें, हम मौन व्रत धारण किए हुए हैं। लेकिन पूर्वांचल में चूंकि जाति बहुत हावी है, और उसी यही कारण है कि जो पिछले कुछ चरणों में देखा गया है कि जातियों को लेकर के विपक्ष, खासकर इंडिया गठबंधन ने हर रैली में, हर जनसभा में, हर रोड शो में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने का प्रयास किया कि भाजपा अगर 400 सीटें पाती है तो वो संविधान बदल देगी। यानी कि संविधान बदलने से नुकसान किसका होगा? SC ST OBC इस जातियों का होगा। यानी इन जातियों को भाजपा से दूर करने का प्रयास किया कि ये जातियों के लोग भाजपा को वोट ना दें, वरना भाजपा का नुकसान होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस चक्रव्यूह से बचने के लिए लाख प्रयास करती रही, और ये बताती रही अपने भाषणों के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से, कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि वो समझ रही थी कि अगर ये जो वर्ग है SC ST OBC वर्ग, अगर ये कहीं उससे छिटक गया तो भाजपा को पूर्वांचल में बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये कितना सफल हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको सफल बनाने में, ये तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को डाइवर्ट करने का बहुत प्रयास किया, और यही कारण रहा कि उन भारतीय जनता पार्टी या उनके गठबंधन की जो भी रैलियां हुई, उन रैलियों में उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो राम मंदिर में बुलडोजर चल जाएगा, अगर वो सरकार बनती है तो ये राम भक्तों की सरकार को चुनना है कि राम द्रोहियों की सरकार को चुनना है। मतलब इस तरह का उन्होंने धर्म के आधार पर थोड़ा सा वहां पे लोगों का भ्रम में लाने का प्रयास किया कि जातियों से हट करके वो धर्म के आधार पर वोटिंग में करें तो शायद उसको से भाजपा को फायदा होगा। वहीं विपक्ष इस प्रयास में था कि अगर जातियों के द्वारा उसको रहता है तो उसको फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर के जो 7वां अंतिम चरण है, कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो यानी कि ये जो अंतिम चरण का चुनाव है, इसमें जिसको ज्यादा सीटें मिलेगी वो लगता है उसी का ही सबसे ज्यादा भला होगा।
और यही कश्मकश में चाहे इंडिया गठबंधन के लोग हों, चाहे आपके भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के लोग हों, वो लोग प्रयासरत रहे। लेकिन हाँ, जैसे मिर्जापुर सीट थी, तो मिर्जापुर सीट पे भी आप देखिए जिस तरह से उनके अनुप्रिया पटेल जी के जो हस्बैंड जी का वीडियो वायरल हो रहा है कि वो प्रधानों को जो है धमकी दे रहे हैं कि अगर आपके क्षेत्र में भाजपा का गठबंधन या हमारी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो हारती हैं तो आपको बुलडोजर चल जाएगा, हम गिरा देंगे, ये वो। तो ये सब कहीं ना कहीं लग रहा है भय है, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों अनुप्रिया पटेल जी ने प्रतापगढ़ में जब रैली हुई, उस रैली पर राजा भैया को भी ललकारा। तो जाहिर सी बात उन्होंने बैठे बैठाए एक उनको मुद्दा दे दिया और राजा भैया भी उनके विरोध में आ गए और उन्होंने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने कार्यकर्ताओं, अपने जो फॉलोवर थे उनको मैसेज दे दिया कि आपको भाजपा का सहयोग या मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल का सहयोग नहीं करना है, वहां इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनका सहयोग करना है। तो इस तरह से भी भाजपा को नुकसान हो रहा है। आलोक जी, आपने एक बात कही, बड़ा अच्छा था। आपने कहा कि अंत भला तो सब भला, और आपने कहा ये भी कि इस चरण में जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलेगी निश्चित रूप से उसको सफलता भी मिलेगी, उसका परचम भी फहराएगा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो चरण चल रहा है इसमें किसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? वैसे तो 13 है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए अभी तक तो जो वहां का इतिहास रहा है या वहां की जो परिस्थितियां हैं चुनाव के दौरान देखी गई हैं, तो उसमें भाजपा का परचम लग रहा था कि ठीक ठाक रहेगा। लेकिन जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थितियां बन रही थी कि जो शांत था आपने उसको जगा दिया और आपने राजा भैया को ललकार दिया। तो जाहिर सी बात है कि राजा भैया भी आपके विरोध में आ गए हैं। और जो भले ही आपके कुछ दिन पहले अगर देखिए चुनाव हुआ था, उस चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन किया था, तो ये एक विरोध की शुरुआत वहां से हो गई, तो वो भी विरोध में आ गए। प्लस जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन था वो भी प्रयास कर रहा था कि ओबीसी एससी जो वोट बैंक है उसको भी किस तरह से को दूर किया जाए, तो वो नाराजगी हो गई। तो उसमें ये बहुत ज्यादा तक सफलता नहीं पा पाए, उनको जो है जनता को बताने में कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। प्रयास बहुत किया लेकिन वो चीजें आ नहीं पाई। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत अच्छी बात कही। श्वेता जी, आपने सुना आलोक जी के अनुसार इस चरण का चुनाव बीजेपी के लिए बिल्कुल एक तरफा नहीं दिख रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कह रहे हैं कि जिस तरीके से कन्याकुमारी में जो है प्रधानमंत्री ने ध्यान लगाया, उसको भी लेकर के विपक्ष ने जो हमला किया उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरे चरण में जाति हावी है। और यह भी हुआ कि बीजेपी ने धर्म मंदिर के नाम पर सब कुछ इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष भी संविधान बदलने के नाम पर, आरक्षण खत्म करने के नाम पर जो है जातियों को एक मजबूत स्थिति की ओर अपनी तरफ करता हुआ दिखाई दिया। क्या कहेंगे श्वेता जी, ये तो बीजेपी के लिए 80 बराबर 80 तो नहीं दिख रहा है। देखिए ये राजनीति है, इसका कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो ऐसा ऐसा होगा, ये नहीं होता। ये हम और आप विचार कर सकते हैं, केवल अनुमान लगा सकते हैं। ये त्रिपाठी जी का अनुमान है और ये एंटी है बीजेपी से कि सब कुछ गलत ही हो रहा है। ठीक है, हमारा तो ये है कि हम 80 सीट जीत देंगे जो हमारा लक्ष्य था, और आज भी यही है कि हम जीत रहे हैं। और रही बात मोदी जी का ध्यान लगाने की, जिसका मौन इतना प्रभावशाली है, तो जब वो बोलेगा तब क्या होगा ये भी बोलते तो रहे हैं। अभी अजय राय का बयान आ गया। एक और बात बता दें, सुनिए श्वेता जी, अजय राय का बयान अभी आया है कि भाई वो तो कहते थे माँ गंगा के बेटे हैं, तो जब गंगा के बेटे हैं तो बनारस में गंगा के किनारे उनको ध्यान लगाना चाहिए था, कन्याकुमारी क्यों चले गए? उनका भी ये भी बयान आया है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? अजय राय जी के लिए छोड़ गए थे कि चले राम जी के दर्शन नहीं करे हैं, बनारस में रुके हुए हैं, तो थोड़ा वही ध्यान लगा ले। उनको ध्यान से परहेज है क्या? ध्यान को क्यों इतना ज्यादा इंगित किया जा रहा है? विपक्ष जो है जाति की राजनीति करता है, बहुत अच्छी बात है, पूरे देश ने स्वीकार किया हुआ है। त्रिपाठी जी ने भी कह दिया कि जाति बहुत मजबूत हो गई है और एंटी हो गई है और राजा भैया एंटी हो गए। अरे
क्यों नहीं शुरुआत करते हैं जातियों को हम मुद्दई क्यों बनाए, क्यों हम उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल लेकिन आप करें? भी तो वही काम करती है। नहीं, आप भी टिकट उसी आधार पर देती हैं, आप भी जातिगत आधार पर सब कुछ देती हैं, आप भी वही काम करते हैं, सारा काम तो वही होता है। जी नहीं, हमारे मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। उनकी सिर्फ 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और मजदूर, और उसी के लिए हमने किसी जाति विशेष के लिए कुछ नहीं किया है। हमने सबका साथ सबका विकास किया है और हम अपने काम के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं और 80 सीटों को जीतने लेकिन का आप ये बताने में अभी आप वो पॉइंट नहीं बता पाई कि जो इस चरण में मतदान हो रहा है उसमें आपको कैसे सफलता मिलने जा रही है, जबकि वहां पर जो आपने धर्म और मंदिर का मुद्दा बनाया था, जो पिच तैयार की थी, धर्म और मंदिर हमारे लिए मुद्दा नहीं है। तो फिर क्या मुद्दा है? मुद्दा फिर वो बता दीजिए। अच्छा ये बताइए फिर मुद्दा क्या है? मंदिर हमारी आस्था का विषय है, चलिए, मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो क्या है फिर, क्या मुद्दा है? किस मुद्दे पर अच्छा आपने चुनाव लड़ लिया वही बता दीजिए फिर। चलिए, मैंने बताया ना, मैं अपने काम के आधार पर भाजपा आई है। मोदी जी ने विकास किया है पूरब का, बनारस को कहां से कहां पहुंचाया है। आज बनारस के लिए कॉरिडोर बना है और कितना कुछ विकास हुआ है, तो ये कैसे संभव हुआ? जब अखिलेश ने एक मिनट श्वेता जी, अखिलेश ने तो ये भी कहा कि मोदी जी ने क्वेटों का सपना दिखाया था, उसमें तो कोई बातें भी नहीं कर रहा है। कहने को कोई कुछ भी कहे, और फिर जब जिनके पास कुछ है नहीं तो वो सिर्फ कह रहे हैं, और कह भी रहे हैं तो बहुत गलत कह रहे हैं, और जनता चुप है, जनता कुछ बोल नहीं रही है। आज लास्ट वो है, वो ईवीएम में अपना फैसला कैद कर देगी और 4 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा कि जनता के मन में क्या था। अभी तो सब कह रहे हैं, और जो जनता कह रही है वो 4 तारीख को पता चलेगा। और मुझे भाजपा की तरफ से पूर्ण विश्वास है कि तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और भारी बहुमत से भाजपा सरकार बना रही है, और इसके पीछे न कोई जाति है, हमारे साथ इस बीच एक मिनट समाजवादी पार्टी से यश भारती जुड़ गए हैं। यश ये बताइए, ये जो चुनाव हो रहा है जिसमें 13 सीटें हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं अंत भला तो सब भला, और कह रहे हैं कि जिसको इसमें ज़्यादा सफलता मिल गई वह उसका परचम फहराएगा। क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा तो यही कहना है, मैं लगभग जितने टीवी चैनल्स पे बैठा हूं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि अनधिकृत लोग भी अपने आप को भाजपा प्रवक्ता लिख रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की सूची देखता हूं तो उसमें केवल 16 अधिकृत प्रवक्ता हैं। इन लोगों को डर क्यों है? अगर ये प्रवक्ता नहीं है, नेत्री लिखवाएं, नेता लिखवाएं, जो भी इनको पार्टी ने पद दिया वो पद का इस्तेमाल करें। ये झूठ का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्यों प्रवक्ता बनते हैं? आप अपनी बात बताइए। खैर वो तो बात की बात है। गोपाल दीक्षित जी मेरी बात पूरी हो जाए। गोपाल दीक्षित जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कल को इनके बयान का कोई आधार नहीं होगा, पार्टी सीधे से इनके इनसे हल्ला कट जाएगी, कह देगी इनका निजी बयान है। तो अधिकृत व्यक्ति को कम से कम या अपनी जो इनका परिचय सही परिचय के साथ में आए तो बेहतर रहेगा, जिस भी पद पे है ये। कल को भाजपा सदस्य नहीं है, आपको भी अरे वो बात बाद में हो जाएगी। पहले आप आज की बात करिए, वो तो बाद में होगी, उनका अपना पार्टी का मामला अपना देखेंगे, उनसे क्या मतलब है। आप बताइए कि ये जो गोपाल दीक्षित जी ये आज का और अभी का मामला है, जो सामने दिख रहा है, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो दिख रहा है, वो झूठे या सच्चे हैं, वो कौन से चेहरे पे नकाब लगा के आए, वो उसका मसला है। यही तो बात है। अजय राय जी ने भी तो कहा कि भाई ध्यान लगाना तो हर साल 24 में क्या ध्यान होता है, बीच के अंतर समय में क्या ध्यान। अच्छा भाई, कोई ध्यान कहीं भी लगा है? अब भाई यश भारती जी, ध्यान कोई भी लगाए, चाहे घर में लगाए, चाहे मंदिर में लगाए, चाहे मठ में लगाए, किसी आश्रम, अरे इसमें कौन सी आपत्ति हो गई है कि भाई वहां क्यों लगा दिया, वहां क्यों लगा दिया? मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। सवाल ये है कि चुनाव में क्या प्रधान सांसद हैं, आप एक प्रत्याशी हैं, चुनाव आचार संहिता है, जितने प्रत्याशी उनके ऊपर चुनाव आचार संहिता लागू होती है। जब आपके ऊपर भी वो चीज लागू है तो आप उस लागू हुई चीज को क्यों तोड़ना चाहते हैं? सवाल उस पर उठता है। नहीं, निजी जीवन में क्या कोई पूजा करेगा तो उसमें भी आचार संहिता थोड़ी लागू होती है? आप ये बताइए ना, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मेरी बात को क्यों रोक देते हैं आप? मेरा निवेदन है, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। जी बताइए। हाँ जी,
तो जिस तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इनके निजी जीवन है, निजी तौर पर करें ना। हमने देखा पाकिस्तान में अब किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं थी, और भी कई सारे कार्यक्रम करते हैं जिसको अचानक करते हैं, कई जगह प्रतिबंध रहता है। तो भाई आपका ध्यान जो है वो बहुत निजी विषय है, उसमें निजता रखिए ना, किसको ऐतराज होना है। लेकिन जब आप एक प्रत्याशी हैं, आप एक चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत दायरे में आते हैं, देश का संविधान है, संविधान के अंतर्गत आपको आना चाहिए, तभी तो हम कहते हैं संविधान खतरे में। दूसरी बात, किस तरीके की बात कर रहे हैं, अभी स्वामी विवेकानंद जी को भी ये कट्टरता का प्रतीक बनाते जा रहे हैं, जबकि समाजवादी तो सबसे बड़े समाज उनकी पहचान खो देना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी को ये फिल्मों से जानते हैं, तो इतने ज्यादा ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को इन्होंने प्रचारित कर दिया है। इनकी मंडी प्रत्याशी देख के पहले प्रथम प्रधानमंत्री का नाम दूसरा बताती है। तो ये जो देश में गुमराह करने की राजनीति चल रही है, जो चोला ओढ़ करके राजनीति चल रही है, अपने आप को सबसे ज्यादा स्वच्छ बनाने की राजनीति चल रही है, हम उसके खिलाफत में है। लेकिन विवेकानंद ने तो अभी आपने सवाल किया, विवेकानंद जी ने तो कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो इसको क्या आप कट्टरवादी मानते हैं क्या? क्या ऐसा? नहीं, मैंने नहीं कहा इस बात। अरे स्वामी विवेकानंद जी कट्टरता के प्रतीक नहीं थे। हाँ, मैं ये बात कह रहा हूँ, आप उसको लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको प्रतीक कैसे बना रही है बताइए ना, वो हमको कैसे बना रही है? भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भारतीय जनता पार्टी की छात्र यूनिट है, जो आरएसएस की छात्र यूनिट है, वो लगातार जितने कार्यक्रम करती है उसमें स्वामी विवेकानंद जी को कट्टरता का प्रतीक दिखाते हुए, अपने धर्म का रक्षक बताते हुए सारी बातें आगे लेकर के आती है। तो वही हम ये तो स्वामी विवेकानंद को भी नहीं जानते ना, जैसे महात्मा गांधी को नहीं जानते, वैसे ही सारी बातें। आप बताइए गोपाल दीक्षित जी, अभी आपने श्वेता दुबे जी से सवाल किया क्योटो को लेकर के, स्मार्ट सिटी बनाने के दावे तो इन्होंने किए ना, बनारस को भी स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया, क्यों स्मार्ट सिटी का काम पूरा नहीं किया हुआ? देश भर में पहले कार्यकाल में 2014 में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी। कोई एक शहर का नाम बता दे जो स्मार्ट सिटी का पूरा काम पूरा हो गया हो। केंद्र सरकार की योजना है, मध्य प्रदेश सरकार को इन्होंने कह दिया है कि इसका बजट मध्य प्रदेश सरकार खुद तय करेगी। तो जो केंद्र की सरकार की योजना है वो केंद्र सरकार उसमें पैसा भी नहीं देना चाहती है, राज्य सरकार खुद पैसा खर्च करें, तो फिर केंद्र की योजना बची कहां? डबल इंजन की बात बची कहां? तो इस तरीके से योजनाओं का खेल खेलना। शौचालय देश में पहले से बन रहे थे, पूर्व की सरकारों की योजना थी, आवास देना पूर्व की सरकारों की योजना थी, पानी देना। यस जी, खाली एक सवाल का जवाब दी, एक मिनट। यस जी, एक मिनट, केवल नाम बदलना है। यस जी, केवल एक सवाल का जवाब दे दिए। आप विवेकानंद को कट्टरवादी हिंदू मानते हैं या नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते, हमको जरा ये बता दीजिए। क्या उन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया? समाजवाद को मानते थे, स्वामी विवेकानंद जी समाजवाद को मानते थे, समाजवाद का प्रतीक है वो। उनकी आप किताब पढ़े, जाति संस्कृति और समाजवाद, ये उनकी लिखी हुई किताब है। बहुत सारी चीजें हैं, सब पढ़िए, लेकिन कहीं कट्टरता की बात नहीं लिखेगी स्वामी विवेकानंद जी में। तो ना वो कट्टरता के प्रतीक थे। ये भारतीय जनता पार्टी जो प्रतीकों की आड़ में जाती है, स्वामी विवेकानंद जी की भी आड़ लग रही है। जो दुनिया भर में उनकी जो छवि बनी हुई है उसको धूमिल करना चाहती है, अपनी छवि उनके ऊपर थोपना चाहती है। चलिए फिर विरोध हमारा उन्हीं सब चीजों का चलिए है। बस हो गया। श्वेता जी एक मिनट, यस जी, और श्वेता जी खाली एक शब्द बोलिए। विवेकानंद के बारे में इस बात नहीं कह रहे हैं कि आप लोग उनको कट्टरवादी हिंदू रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि जो विवेकानंद हैं उन्होंने कहा था कि विकसित भारत का आधार वो होगा जब हिंदू का मन होगा और बॉडी मुस्लिम होगी। ये वर्ड है साहब विवेकानंद का। तो ये जो कह रहे हैं जी, तो इनकी बात में तो कब दम है, लेकिन आप लोग हिंदूवादी गर्व से कहो हिंदू कह करके आप उन्हें कट्टरवादी प्रस्तुत कर रही हैं। गलत बात है। विवेकानंद जी राष्ट्र ऋषि कहे जाते हैं, और जो ऋषि मुनि महात्मा विद्वान होते हैं वो किसी पार्टी की कैटेगरी में नहीं बांधे जा सकते हैं। उनकी शिक्षाएं जन सामान्य के लिए होती हैं, और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनके व्यक्तित्व से क्या प्रेरणा ले रहे हैं। ये इनके बताएंगे विवेकानंद जी को छोड़ दे, मोबाइल ना दिखाएं, ये हमेशा आप जाति संस्कृति और समाजवाद को आप मानते नहीं
नहीं है। विवेकानंद जी को लेके लटक गए हैं क्योंकि मोदी जी वहां चले गए। शर्म आनी चाहिए, आप विवेकानंद जी लटक गए। बात हो गया के बारे में क्या विचार है? एक मिनट बस हो गया। आलोक जी आप ये बताइए कि जो विवेकानंद को लेकर के आप मोदी जी के ध्यान को लेकर के जो एक बिल्कुल झंझावात सा माहौल बन गया है, इसके बारे में जमीनी हकीकत क्या, लोग क्या मानते क्या है वैसे? देखिए मैं आलोक जी से पूछा, श्वेता जी आलोक जी से पूछ रहा हूँ जी। जी साहब देखिए पहली चीज तो ये कि मैं पत्रकार हूं, मैं किसी पार्टी का पत्रकार, मैं इसीलिए आपसे मैं पत्रकार के मैं पूछ रहा हूं कि लोग जमीनी में जो आप ग्राउंड जीरो पे रहते हैं वहां लोग क्या मानते हैं, मैं यही तो पूछ ही रहा हूं आपसे। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं मानता हूं कि आप पत्रकार हैं जी। नहीं मैंने ये बात इसलिए कही कि आदरणीय भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा विरोधी हैं इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको नहीं मालूम मैं किसको वोट देता हूँ, तो ये आरोप लगाना या आप लोगों में से कि ये तो कोई प्रश्न नहीं है। देखिए आप भी उसी दौर से एक जो सच बात देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन राजनीति करती है, 7 दिन राजनीति करती है, जो अन्य पार्टियां नहीं करती। पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है बहुत तगड़ा है, उनका इवेंट मैनेजर कह लीजिए, इवेंट। देखिए भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छी तरीके से मालूम था, सभी राजनीतिक दलों को मालूम था कि चुनाव के जो अंतिम चरण का जो मतदान है उससे पहले एक दिन पहले प्रचार बंद हो जाएगा, कहीं कोई रैली नहीं होगी, कोई टीवी में प्रचार नहीं होगा। सभी नेता शांत होकर के चुपचाप बैठ गए थे, अपनी थकावट उतार रहे थे और अपने लोगों से बात कर रहे थे कहाँ कैसा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो समय भी यूज रहता है कि उस समय को हम कैसे यूज करेंगे। उनको कि मोदी क्या है, वो अगर उन्होंने मौन भी साधा तो इतने कैमरे और इतने अखबारों में खबर बनेगी और वो खबर कहां तक जाएगी, उसका मैसेज कहां तक जाएगा और उनके जो फॉलोवर है उसको किस रूप में लेंगे, ये उनको जो इवेंट मैनेजर है उनको बहुत अच्छे से मालूम था। और यही कारण था कि जो विपक्ष था उनके इस प्रयास से भयभीत था और उसने पूरा प्रयास किया कि ये इस पे रोक लगे, लेकिन अन्यथा कुछ हो नहीं पाया और पूरा समय वो निकल गया और उनके चैनलों पे देखिए सब जगह वो छाए रहे। तो ये एक उनका जो इवेंट है ना, तो इस इवेंट का तोड़ नहीं किसी के पास है। कोई नहीं वो है। चाहे पिछली बार देख लीजिए वो चले गए थे, तो कहीं समुद्र में चले जाते हैं, वहां से भी सीधे लाइव चलता है। तो इसका तोड़ नहीं निकल पा रहा है विपक्ष के पास, और वो इस चीजों से भी अपने जो फॉलोवर हैं, अपने जो मानने वाले लोग हैं या उनके जो कार्य को देख करके उनकी प्रशंसा करते हैं, वो उनसे और उत्साहित होते हैं और ऊर्जावान होते हैं और कहते हैं देखिए मेरे नेता ने ऐसा किया, ये इस तरह कर रहे हैं। तो ये जो है ना विपक्ष इससे परेशान है और वो उनकी परेशानी से वो अपने को और ऊर्जा लेते हैं। तो ये विपक्ष का परेशानी। आलोक जी एक सवाल और आपसे जानना चाहते हैं, मौन से भी आलोक जी एक सवाल आपसे मैं और जानना चाहता हूँ कि जो मिशन 80 और 80 रखा गया है, मेरा आपसे सवाल ये है कि इधर जो ओपिनियंस आए हैं, सर्वेज आए हैं, उनमें एक प्रतिकूल स्थिति है और बल्कि अंतर तो ज़्यादा सीटों तक का दिखाया जा रहा है। आपके हिसाब से क्या चल रहा है इस समय? क्या 80 में सवालिया निशान लग गया है या फिर नाम मात्र का होगा या फिर बड़ा नुकसान बीजेपी झेल सकती है? देखिए यूपी में जब चुनाव या पूरे देश में चुनाव की शुरुआत हुई थी तो उस समय भाजपा का जो लक्ष्य था वो यूपी की 80 था और 400 पार था जी। लेकिन धीमे धीमे स्थितियां बदलती गई और जो भाजपा के नेता बड़ी बड़ी रैलियों में जनसभाओं में कहते थे अब की बार, वो धीमे से कहना उन्होंने कम कर दिया क्योंकि उनको लगा कि शायद ये जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है मामला। और जनता ने भी आप देखिए तो पिछले कुछ चरणों में मतदान देखिए प्रतिशत बहुत कम रहा क्योंकि जनता को भी लगा कि ये तो पहले से ही अब 400 पार है तो क्या आप वोट देने जाना। तो वोट का प्रतिशत, मतदान का प्रतिशत कम रहा। फिर धीमे धीमे जो इस दूसरा चरण तीसरा चरण हुआ तो उसमें मुद्दे भी बदलते गए और उन मुद्दों में भाजपा को पता चल गया कि हम इतना आसानी से जीत की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। आप इसका एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी स्टार प्रचारकों में है, जिनका पूरे देश में लोग चाहते हैं कि मेरे यहाँ जनसभा करें। अगर यूपी का सीएम एक छोटे से जिले सीतापुर
जिसमें उनको 4 जगह जनसभा करनी पड़ी, प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा, गृह मंत्री को आना पड़ा, उसके अलावा नेता जितने गए वो तो अगर एक जिले में इतनी बार करनी पड़ रही, इसका मतलब भाजपा की स्थिति ठीक नहीं थी, भाजपा को पूरा घोड़े खोलने पड़ गए। तो यही हार कई जगह है, जैसे ओम प्रकाश राजभर की जो बेटा चुनाव लड़ रहा है, वहां पे भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए डॉक्टर साहब कि भाजपा ने इस बार जो धीमे धीमे इतने बाहर के लोग भाजपा भर लिए, ठीक बात है, चले गए, तो उनको लग रहा है कि ये जब चाहते हैं जिसको चाहते हैं, जो कल बसपा का था विधायक वो आज भाजपा से सांसदी का चुनाव लड़ रहा है, जो कल समाजवादी पार्टी का विधायक था वो भाजपा में आ गया है, तो भाजपा के कैडर के जो लोग थे वो नाराज हो गए। ठीक बात, आपकी बहुत सही बात। मैं आलोक जी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। श्वेता जी अब बताए, एक सीट के लिए जी बिल्कुल श्वेता जी, एक सीट के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री लगातार 4 बार, और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है, आपने जिसको चाहा रख लिया, जिसको चाहा छोड़ दिया, जिससे आपका कैडर भी नाराज हो गया, जिसका खामियाजा आपको इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा, ऐसा लोगों का मानना है। ये सर्वथा गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और किसी सीट पे हमने सब झोंका नहीं है, ये हमारा कार्य करने का तरीका है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से लेके एक छोटा कार्यकर्ता भी एक बराबर है, और वो चुनाव प्रचार भी उसी तरह से करता है, चाहे वो स्पेशल प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र हो या एक छोटा सा दूसरा साधारण कार्यकर्ता का संसदीय क्षेत्र। तो ये हमारे कार्य करने का तरीका है। और जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि हम 365 सातों दिन काम करते हैं, ये हमारा तरीका है, और इससे हमको कोई नुकसान नहीं होने वाला। और हमारे लोग थोड़ी गए हैं, जो दूसरे लोग हमारी विचारधारा से या जो भी कहिए प्रभावित होकर भाजपा में आए हैं, तो ये उनकी परेशानी है, वो अपनी विचारधारा छोड़ के हमारी विचारधारा में सम्मिलित हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमने उनको गले लगाया है। हम आपको मैं आपको 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत बता दे रहा हूँ, जरा उस पर भी मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगा कि अब तक का जो मतदान प्रतिशत आ गया है 1 बजे। गोरखपुर में 37.39% मतदान हुआ है गोरखपुर में। बलिया में 38.04% मतदान हुआ है बलिया में। बांसगांव में 37.74% मतदान हुआ है, और चंदौली में 42.17% मतदान हुआ है चंदौली में। देवरिया 39.44% मतदान हुआ है देवरिया में। गाजीपुर 38.75% मतदान हुआ है गाजीपुर में, 38.75। घोसी में 38.30% मतदान हुआ है घोसी में। कुशीनगर में 40.22% मतदान हुआ है कुशीनगर में। महाराजगंज में 42.29% मतदान हुआ है महाराजगंज में। मिर्ज़ापुर में 41.55% मतदान हुआ है मिर्ज़ापुर में। रावट्सगंज में 38.44% मतदान हुआ है, और सलेमपुर में 37.49% मतदान हुआ है सलेमपुर में। लोकसभा के आखिरी चरण का मतदान आपके सामने है। यूपी की 13 सीटों में मतदान जारी है, और यूपी में 1 बजे तक 39.31% मतदान हुआ है। वाराणसी में 39.25%, वाराणसी जहाँ से प्रधानमंत्री हैं, 1 बजे तक। आइए फिर चर्चा में आते हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो मतदान का प्रतिशत है इस पर सबसे पहले रिएक्शन ले लेंगे। यश भारती जी, ये जो मतदान का प्रतिशत चल रहा है, आप इससे सहमत हैं?
जहां तक मुझे लगता है कि 5 बजे तक ये 60% से ऊपर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रतिशत है। मौसम जहाँ बीजेपी ने इतना पन्ना प्रमुख और बूथ मैनेजमेंट सबको, उसके बाद भी इतना कम जो है प्रतिशत होना, ये क्या अच्छा संकेत है क्या? कम नहीं है भाई साहब, गर्मी देखिए प्रचंड है। अच्छा। मतलब उसको देखते हुए जितनी विपरीत परिस्थितियों को, मौसम, गर्मी, लाइट, बहुत कुछ है, ये सबको देखते हुए इतना मतदान होना, ये अपने आप में संतोषजनक, क्या उत्साहपूर्ण ही कहना चाहिए कि व्यक्ति तैयार है कि जाएंगे वोट देंगे, चाहे कितनी भी गर्मी हो। हर विपरीत परिस्थिति को हराकर हमको वोट करना है, और इसके लिए हम सब ने, सामाजिक संस्थाओं ने और सरकारी सबने मिलकर बहुत प्रयत्न किया है, तो जनता बूथ तक। लेकिन सजा जी, एक सवाल का जवाब और, हम तो ये अपेक्षा कर रहे थे कि बनारस में जब भी मतदान का प्रतिशत आएगा नंबर 1 पर होगा, लेकिन वहां तो चंदौली। अभी कुछ कहना जल्दी होगा भाई साहब। अच्छा। पूरी हो जाए तब हम कुछ बोलेंगे, अभी कुछ कहना जल्दी है। यस भारती जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए आलोक जी, ये जो मतदान का प्रतिशत पहले चरण में 61% से ऊपर था, फिर उसके बाद लगातार घटता ही गया, बढ़ा नहीं, इसका क्या मायने मानते हैं आप लोग? देखिए, जैसे कि भाजपा प्रवक्ता जी ने कहा कि ठीक बात है कि गर्मी है, और कल मिर्जापुर में बहुत बड़ी घटनाएं भी हुई, बहुत लोग अकारण मौत के मुंह में समा गए, तो जाहिर सी बात है कि इस समय गर्मी तो प्रचंड रूप में है, बहुत लोग जान गंवा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर भी काम करता है जी। फिर मैं अभी बोलूंगा तो शायद भाजपा प्रवक्ता जी को लगे कि मैं भाजपा विरोधी हूँ, लेकिन अगर सच्चाई समझिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो पन्ना प्रमुख से लेकर के भारतीय जनता पार्टी, अगर आज के 15-20 साल पहले की देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी के जो वार्ड लेवल के जो कार्यकर्ता होते थे, उनके पास लिस्ट होती थी, वो घर घर पर्चियां पहुंचाते थे, और उसके बाद जब लोग वोट डालने आते थे तो उसमें टिक लगाते थे, और उससे उनको पता चलता था कि कौन आया, कौन वोट डालने नहीं आया। और जो लोग उनके क्षेत्र से वोट डालने नहीं आते थे, उनके घरों में जाकर के उनको कहते थे, चलिए अभी आपका वोट रह गया है, आप भी डालिए चल के। लेकिन अब ये सब चीजें नहीं हो रही। अब तो बीएलओ आकर के पर्चियां दे गया है, पन्ना प्रमुख बने जरूर, लेकिन वो सब जिम्मेदारियां खत्म हो गई है। कोई किसी के घर जाके नहीं कहने गया कि आपने अभी तक वोट क्यों नहीं डाला। और मैं तो चूंकि जनता के उसमें रहता हूं, कई लोगों से मैंने बात किया, लोगों ने कहा मेरे यहाँ तो कोई आया ही नहीं कहने कि चुनाव में मुझको वोट देना। वो सबके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, वो सभी पार्टियों को लेने का लोगों का। तो लोग आज भी उम्मीद किए बैठे रहते कि शायद कोई नेता किसी पार्टी का आएगा कि मेरे पार्टी को वोट दीजिएगा, भाजपा को दीजिएगा, सपा को दीजिएगा। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग थे जो उन्होंने मुझसे ये कहा कि कोई मुझसे वोट मांगने ही नहीं आया। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। तो ये जो पर्ची वाला काम था, वो पर्ची वाला भाजपा ने तो सिस्टम ही खत्म हो गया। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही, सब सरकारीकरण हो गया। ये बेसिक चीज थी जिसकी वजह से कि लोगों के अंदर बहुत निराशा है। और जो राजनीतिक दल, देखिए जब चुनाव हुआ था तो विकास की बात हो रही थी, लेकिन पहले दूसरे चरण के बाद विकास की बात खत्म हो गई और चुनाव क्या आ गया, मंगलसूत्र, विरासत, राम मंदिर, आरक्षण, मतलब विकास की बात खत्म। तो जनता भी लगता है कि हम इतनी 45, 50, 55 के तापमान में वोट देने क्यों जाएं, हम किसके लिए जाएं, क्योंकि ये तो वही बात करेंगे घूम फिर के और उसके बाद आएंगे नहीं। ठीक बात, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही। यस जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, सामान्यतः माना जाता है कि जब वोट ज्यादा पड़ता है तब माना जाता है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन की बात आती है, और आप लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, आज जो है बैठक भी हो रही है, सब बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं हर जगह, लेकिन मतदान का प्रतिशत तो आपके वे जो है फेवर में नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें दो बातें हैं जी। भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही थी कि हमने धारा 370 हटा दिए जम्मू कश्मीर से, हम हर बूथ से 370 वोट बढ़ाएंगे, तो अगर वो 370 वोट नहीं बढ़ा, यानी भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है, परिणाम उनके फेवर में नहीं आया है, जनता ने उनको हराने का काम किया है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अभी कह रही थी, सवाल तो आपने मुझसे किया था लेकिन वो बीच में उन्होंने बोल दिया, यही अधिकृत और अनधिकृत का फर्क होता है। ठीक है,
ठीक है, तो उन्होंने जो जवाब दिया कि गर्मी बहुत है, तो ये 9 तपे कब होना है और गर्मी कब बहुत रहेगी, क्या टेम्परेचर रहेगा, हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली है कि पूर्व अनुमान हो जाता है। तो पूर्व अनुमान अगर था तो भारतीय जनता पार्टी ने तब इस बात को क्यों नहीं समझा जब धारा 370 से 370 वोट बढ़ाने की बात कर रहे थे? क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि हम देश की जनता को गर्मी में उतारने जा रहे हैं? गर्मी में वोट देने के लिए जनता जाएगी। और जो मिर्जापुर में घटना हुई, अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी दोहराया उस बात को, इस तरह की घटना हुई होगी, ये मिर्जापुर की तो बात सामने आ गई। ऐसे कितने लोग हैं जो प्रभावित हुए इस चुनाव में, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, इनका दोषी कौन रहेगा? यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, जो देश की जनता को इस गर्मी में भारतीय जनता पार्टी ने उतारने का काम किया है, वोट के माध्यम से जनता इनकी गर्मी उतारने का काम करेगी, इनकी गर्मी खत्म करने का काम करेगी। मतलब क्या चाहते हैं आप लोग मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि समय चुनाव नहीं होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं कि जून में चुनाव नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, चुनाव की प्रक्रिया कितनी लंबी है, 7 चरण और पूरा लगभग महीना डेढ़ महीना चुनाव, उसको हम सीमित कर सकते थे, संसाधन थे हमारे पास, सारी चीजें थी। जिस क्षेत्र में गर्मी ज्यादा है, जिस क्षेत्र में गर्मी कम है, उस हिसाब से व्यवस्थित कर सकते थे। मध्य प्रदेश में तो 4 चरणों में आपने चुनाव। अच्छा ये बताइए यस जी, अखिलेश जी ने ये क्या, मेरी बात वर्मा जी, आप सवाल करते जवाब पूरा मैं आपकी बात समझ गया ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपकी बात, मेरा एक सवाल आपसे और है, क्योंकि आप अच्छे हैं तो वक्ता हैं, तो हम आप किसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भूख भी मिटाना चाहते हैं। अखिलेश जी ने कहा कि सब लोग सतर्क रहो, कार्यकर्ताओं नेताओं सतर्क रहो, जब तक नतीजा ना जाए, सर्टिफिकेट ना जाए, सतर्क रहो, ये भाजपा गुमराह करेगी और एग्जिट पोल में ये भी हो जाएगा वो भी। ये क्या ज़रूरत पड़ गई? और पहले भी एग्जिट पोल होते रहे हैं और एग्जिट पोल आते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि जो है अखिलेश को कहना पड़ रहा है? इस बार नहीं हुआ है, ये लगभग हर चुनाव से अब इन्होंने करना शुरू कर दिया इस तरीके से। जो मीडिया मैनेजमेंट है, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने इवेंट मैनेजमेंट कहा था, उस इवेंट मैनेजमेंट का एक हिस्सा है मीडिया मैनेजमेंट, जो सत्ताधारी दल के माध्यम से जो सत्ता को मीडिया के लिए बड़ा पैकेज दिया जा रहा है, उस पैकेज के माध्यम से ये जो कन्याकुमारी का इवेंट दिखाया जा रहा है, जो और इवेंट दिखाए जा रहे हैं, उस इवेंट में ही ये भी जुड़ा हुआ है कि जब वोट पड़ा नहीं था, जनता ने मूड बनाया नहीं था, तभी उनको 411 वोट सीटें दिखा दी गई थी। तो जिस तरीके से गुमराह करने की बात की जा रही है वोटर्स को कि सरकार बन रही है और ये अपनी गड़बड़ियां और धांधलियां, जिस तरीके से देखिए प्रकाश में कि एक 18 साल से कम वर्ष का लड़का 8-8 वोट डाल रहा है बूथ पे, तो गड़बड़ियां लगातार दिख रही हैं चीजें, तो उससे सावधान रहने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर गड़बड़ियां कर सकती है, हमको सावधान रहने की जरूरत है, सतर्कता के साथ में काम करने की जरूरत है, और अब जनता के वोट की रखवाली करने की आवश्यकता है। आप देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बात सामने आई है कि भाई 11-11 दिन 12 दिन कितना वोट पड़ा, जबकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक सारे कोई मैनुअल गिनती नहीं होनी है, सारी चीजें कैलकुलेटेड है। उसके बाद तो 11 दिन का मतलब दिख रहा है कि जो वरिष्ठ पत्रकार जी सिर्फ कोट कर रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार जी जो कहा इवेंट मैनेजमेंट जो बहुत बढ़िया भारतीय जनता पार्टी का, उस इवेंट मैनेजमेंट का ही हिस्सा है कि ये सारी चीजों को वो मैनेज करते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, सत्ता और चीज का दुरुपयोग कैसे करना है सत्ता में रहते हुए चुनाव में, उससे सावधान रहने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने बात कही। ठीक बात, बिल्कुल आपकी सही है। श्वेता जी, आप को सुना आपने सपा के प्रवक्ता को कह रहे हैं कि आप लोग इवेंट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट सब कर लेते हैं और गुमराह कर देते हैं, पिछले बार भी करते रहे हैं, इसीलिए अब कि हम लोग बहुत सतर्क हैं और इतने सतर्क हैं कि अब आपको दाल गले वलेगी नहीं, आपकी ये सीधे सीधे बता रहे हैं। ठीक है, सतर्क रहना बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ एक शब्द में मोदी जी के लिए एक शेर में कहना चाहूंगी, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो उफ भी करते हैं तो हंगामा हो जाता है। ये क्यों नहीं अपना मैनेजमेंट बढ़िया कर लेते हैं? ये क्रिटिसाइज क्यों करते हैं हर चीज को? भाई अखिलेश जी भी वहां पर लगा लें तंबू और बैठ जाएं ध्यान में, पर जब मीडिया चली जाएगी उनके पास, खड़गे जी बैठ जाए, सोनिया गांधी जी बैठ जाए, मना कर रहे हैं क्या हम? आप किसी एक चीज को जबरदस्ती शायद मेरी बात पूरी सुन नहीं पाई, आधी बात का प्रतिक्रिया दे रही है। ध्यान से चुनाव से क्या लेना देना है भाई? मीडिया मैनेजमेंट आपके सवाल को समझ नहीं पाई।
आप मेरे पैकेज वाली बात समझ नहीं पाई मैडम। इधर उधर, और फिर आप चाहते हैं कि आपको जवाब भी ना दिया जाए, ये कैसे संभव है? नहीं, ये और कह मैं एक रहे बात और बताना चाहूंगी, यस जी कह रहे हैं ये आप लोग मीडिया मैनेजमेंट, ये एक बात मीडिया मैनेजमेंट कर लेते हैं, ये सीधा सीधा आरोप है। ये मीडिया मैनेजमेंट, कांग्रेस अपना जमाना भूल गया है क्या? 80 बार सरकारें गिराई हैं जब चुनाव हारे थे। अच्छा, उसको मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं? इनको खुद का कुछ नहीं, मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं। इनको सब दूसरे का ही दिखाई पड़ता है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, भाई साहब ने कहा ऐसा नहीं है भाई साहब, हमारे यहाँ बूथ स्तर तक का प्रबंध है और हमारे यहाँ परिवार पर्ची भी पहुंचाई गई है। मुझे अफसोस है कि आप जहाँ पर हैं वो आपने बात बताई, वो ठीक है, ठीक, चलिए कोई बात। अच्छा ये बताइए, एक लाइन में खाली एसजी बताइए, मुझे आलोक जी से बात करनी है। ये बताइए कि जैसा कि श्वेता जी कह रही हैं कि आप मेरे ऊपर आरोप लगा लेते हैं, आप खुद क्यों नहीं कर लेते हैं? आप भी इवेंट मैनेजमेंट कर लिया करिए, आप भी जो है ध्यान लगा लिया करिए, आपके साथ भी मीडिया आ जाएगी। आप एक वैसा काम क्यों नहीं करते हैं और आप मेरे ऊपर थोप देते हैं? क्या कहना है? देखिए, मैंने पैकेज वाली भी बात कही थी, वो बात भूल गई श्वेता जी, सुन नहीं पाई ना आपके सवाल का ठीक तरीके से मीडिया मैनेजमेंट उसमें समझ नहीं पा रही है। चलिए मैं वही कहूंगा, इसीलिए अधिकृत प्रवक्ता और अनधिकृत प्रवक्ता, आप पहले जवाब दीजिए। मेरी बात नहीं हो जाने दीजिए, एक ही लाइन में खत्म करूंगा, एक ही लाइन में खत्म करूंगा। हाँ बताइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब कन्नौज से प्रत्याशी थे, वो बूथ में जब जाने लगे तो किस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के सांसद की दिख रही थी कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि पुलिस मिली हुई पैसा खा लिया है, तो अपनी सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाने लगे। और हर ट्वीट किया, 22 से अधिक ट्वीट किए हैं और उन 22 से अधिक ट्वीट में हर बार डीएम ने मौके पे हमने देखा किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं है। तो मैंने कहा झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, ये भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। ठीक, आलोक जी ये बताइए, आज शाम को 6:30 बजे से एग्जिट पोल है। अब इस समय एग्जिट पोल भी बड़ा विवादों में घिर गया है। कांग्रेस ने कहा है कि इसकी डिबेट में हम अपने किसी भी प्रतिनिधि को नहीं भेजेंगे। अभी समाजवादी पार्टी ने तो सीधे सीधे कह दिया है कि भाई ये सब गुमराह करते हैं, इसलिए इन पर विश्वास मत कीजिए, ये तो मनोबल गिरा देते हैं। एग्जिट पोल को लेकर के इतने विवाद, जबकि एग्जिट पोल आज से नहीं हो रहे, कई वर्षों से हो रहे हैं और लगातार उनके परिणाम भी जो आ रहे हैं वो सबके सामने है। क्या जो है एग्जिट पोल को लेकर ऐसा विवाद क्यों खड़ा हो गया? देखिए सब एग्जिट पोल, ये बात सच है कि बहुत लंबे समय से आते थे और चुनाव बाद लोगों को रुझान पता चलता था कि किसकी सरकार बन रही है, क्योंकि ये एक रुझान ही होता था। मतों कि जो पेटियां हैं वो तो बंद है, ईवीएम मशीनें बंद हैं, वो तो 4 को ही खुलेंगी। कोई भविष्यवक्ता ही बता सकता था, अगर बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, कि किसकी सरकार बनेगी, वरना किसी को नहीं मालूम कि लेकिन हाँ, थोड़ी सी रैलियों में भीड़, थोड़ी से लोगों का रुझान से पता चलता था कि माहौल किसके पक्ष में है। लेकिन अब धीमे धीमे समय परिवर्तन हुआ और सोशल मीडिया का जब जमाना आ गया, सोशल मीडिया जहां भी हो गया, तो उसके बाद जैसे होता ना मैनेजमेंट बदला। लोगों को लगा कि ये एक बहुत बड़ा सट्टा बाजार का रूप ले सकता है, तो इस पे बड़े बड़े सट्टे लगने लगे कि इसकी सरकार तो इतना, इसकी सरकार तो इस पे। तो उस हिसाब से ये एक महत्वपूर्ण हो गया कि रुझान किसका आएगा। दूसरा ये हुआ कि एक पार्टी के जो लोग हैं उनको भी एक अंदाजा लगने लगता है, प्लस जो चैनल इस तरह के जो सर्वे कराते हैं उस पे टीआरपी का मामला होता है। प्लस अब इन सबसे बाद कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो हायर कर ली जाती हैं और लोग अपने हिसाब से सर्वे करा करके जनता के सामने पेश कर देते हैं, जिससे कि एक माहौल बन जाए कि ऐसा था। तो ये एक उसी तरह का एक शगुफा टाइप का है, क्योंकि मतपेटियों में तो सब कैद हो चुका है। आज 6:30 बजे तक सब कैद हो जाएगा। उसके बाद किसको पता कि किसने किसको वोट दिया, मैंने किसको दिया, आपने किसको दिया, ये तो कोई नहीं जानता है। तो ये भविष्यवक्ता कैसे बता देंगे कि ये किसकी सरकार बन रही? सरकार बस माहौल से बनता है। जैसे हम 10 लोकसभा क्षेत्रों में गए, 10 लोकसभा क्षेत्रों में मैंने 10 अलग अलग लोगों से पूछा, लेकिन इस बार ये भी एक बहुत बड़ा कष्ट है, क्योंकि इस बार का जो मतदाता था बहुत चुप था। वो रैली में तो समाजवादी पार्टी में गया, रैली में तो भाजपा की गया, लेकिन भाजपा की रैली में जानने वाला वो सपा ही निकल रहा था, सपा की रैली में जानने वाला वो भाजपा ही निकल रहा था। तो वो भी चुप था। वो भी बड़ा कंफ्यूजन में नेताओं को डाल रहा है कि मैंने वोट किसको दिया है। इस बार का नेता ये समझ नहीं पा रहा है कि जनता ने वोट किसको दिया है, सरकार किसकी चुनने जा रही है। दावे भले ही लोग 80-80 का कर रहे हो, एक 79 का कर रहा है, एक 80 का कर रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं। यूपी में स्थिति बहुत ही टफ है।
फाइट बराबर की है, इतना आसान नहीं है किसी के लिए सीट जीतना। तो ये एग्जिट जो पोल आएंगे, ये तो एक सट्टा बाजार के लिए तो ठीक है कि सट्टा बाजार वालों का जो है एक 2 दिन के लिए काम चलेगा, अपना लगाएंगे सट्टे की किसकी सरकार बन रही है, लेकिन इसका कुछ असर हमको नहीं लगता, क्योंकि जब मतदान हो चुका है अब उसका कोई असर नहीं होने वाला। ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। श्वेता जी, बीजेपी को एग्जिट पोल में बड़ा विश्वास होता है, देखिए समाजवादी पार्टी को नहीं है। जो विश्लेषक हैं, मैं जब उनसे बात करता हूं तो वो भी वही बात करते हैं। कांग्रेस ने भी जो है किनारा कर लिया है, सभी पार्टी। ये बीजेपी को ही सबसे ज़्यादा एग्जिट पोल की बात है। और अभी शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे चूँकि ये सब हार मान गए हैं, इनको तो कुछ अब बहाना चाहिए, इसलिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। श्वेता जी, क्या कहना है इस बारे में आपका? यही कहना है भाई साहब, देखिए सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, जनता अपना कार्य कर चुकी है। अब हम इस पर क्या मंथन करें कि एग्जिट पोल क्या बोलेगा। ये विपक्ष हमेशा एक अलग तरह का स्टैंड ले लेता है। अब जैसे मोदी जी साधना करने गए, इन्होंने विरोध करने का जो स्टैंड ले लिया तो उससे उनको और ज्यादा पब्लिसिटी मिल गई। अब ये एग्जिट पोल का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस ने कह रहे हैं आप क्यों फेवर कर रहे हैं ये? अरे आप अपने फेवर का कारण बता दीजिए, आप फेवर कर रहे हैं। देखिए हम फेवर में क्या है, ठीक है, हो रहा है, होता है तो हो रहा है ना, हम फेवर में है, हम ना विरोध में है। और जो जनता है वो अपना फैसला सुना चुकी है, तो जो आएगा वो 4 तारीख को आएगा। अब एग्जिट पोल अगर हमारे फेवर में बोल रहे हैं तो हम खुश हैं, और वैसे भी हमें भरोसा है कि 4 तारीख को हमारी ही सरकार बन रही है। अब ये विरोध करें, मना करें, जो भी करें, ये अगर एग्जिट पोल, अच्छा एक मिनट, आपने कहा कि एग्जिट पोल हमारे फेवर में होंगे, हम खुश होंगे। अगर एग्जिट पोल आपके फेवर में ना हुए तब क्या होगा? तो भाई साहब मैं यही तो कह रही हूँ कि कुछ भी हो, एग्जिट पोल है, एक अंदाज है, जैसे कहते हैं कि पहले से अंदाज लगाना है। भाई साहब ने भी कहा कोई भविष्य वक्ता ही बता सकता है। अच्छा श्वेता जी, आखिरी सवाल, श्वेता जी आखिरी सवाल, आपको याद होगा जब आप पिछले बार हमारे साथ थी इसी पैनल में, तो आपने कहा था कि 80 में 78 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। अब उसके बाद के कई चरण हो रहे गए हैं, अब क्या आपके हिसाब से होने जा रहा है? 80 में 78 पे ही कायम है कि कुछ और उतार चढ़ाव हुआ? श्वेता जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। भाई साहब 78 से 80 पे पहुंच गए, 80 ही जीत रहे हैं और 80 ही जीतेंगे। अच्छा, मतलब उस दिन 78 पे थी, आज आप 78 से 80 पे पहुंच गए। जी हाँ, क्योंकि हमार मोदी हमार काशी, और दोबारा आ रहे हैं फिर से मोदी। फिर से नहीं तो फिर वो 2 सीटें जो हार रही थी 80 में से 81 जीत रहे हैं। 81 ये 81 भी बोल सकते हैं। एक बताइए, राजनीति सोचिए, आप तो कह रहे थे 80 में 79, एक मिनट 80 में 79 अखिलेश जी कह रहे थे, आपका क्या कहना है? सवाल मुझसे है? हाँ आप ही से है। देखिए बहुत सीधी सी चीज है, हमने बताया कि हम पहले 80 में से 79 पर लड़ाई में थे, जीत रहे थे। एक पे ही हमारा संघर्ष था, क्योटो में। अब क्योटो भी हम जीत रहे, जिस तरीके से हताशा और निराशा दिख रही है, ध्यान लगाने चले गए हैं साहब, तो ध्यान लगाए वो, और अब उनको ध्यान ही लगाना है 4 तारीख के बाद भी। ठीक बात। अब आखिरी कमेंट आलोक जी, क्या कोई अप्रत्याशित चकाचौंध चमत्कार करने वाले परिणाम आने जा रहे हैं? देखिए मुझे जो लग रहा है कि यूपी में इस बार जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले वादे कर रही थी कि 80 की 80, फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं दिख रही। कई ऐसी सीटें हैं, कम से कम आप ये मान के चलिए 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पे बहुत टफ मुकाबला है। इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या 2019 के तरीके 62 के आसपास हम लोग चले जाएंगे? बिल्कुल 60-65 के आसपास ही इनकी सीटें रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, और बहुत बहुत धन्यवाद यश भारती जी। आप सब ने बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया, ध्यान पर भी किया, एग्जिट पोल पर भी किया, संभावनाओं पर भी किया। निश्चित रूप से अब परिणाम तो 4 जून को देखेंगे। देखते रहिए ABC न्यूज़। नमस्कार।